एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिनके पास पैसे ना होते हुए भी उन्होंने कंपनी को गराज से शुरू किया और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जॉब्स। कहानी की शुरुआत होती है सन 2001 में, जहां पर एप्पल कंपनी के को फाउंडर और सीईओ, जिनका नाम स्टीव जॉब्स है, वो एप्पल टाउन हॉल में अपने लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में वो बताते हैं कि हमने आईमैक और पावर बुक की 3 मिलियन यूनिट्स बेच दी हैं, पर आज मेरे पास कुछ ऐसा है जो दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं और जॉनी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। हमने बहुत मेहनत की। हमने एक ऐसी चीज बनाई है जो लोगों के दिलों को छू लेगी, और जब कोई चीज लोगों के दिलों को छू लेती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये एक म्यूजिक डिवाइस है। सोचो, आपकी जेब में एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर 1000 गाने होंगे। इसके बाद वो अपनी जेब से आईपॉड निकालते हैं, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, सब तालियां बजाते हैं। दरअसल ये वो वक्त था जब आईपॉड नहीं हुआ करते थे। लोग सीडी प्लेयर्स पर या वॉकमैन पर म्यूजिक सुनते थे, और ये आईपॉड दुनिया के लिए एक बहुत ही अलग चीज थी, जिसे आज से पहले दुनिया ने न कभी देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सोचा था। यहाँ से कहानी जाती है सन 1974 में। ये वो वक्त होता है जब स्टीव जॉब्स कॉलेज पढ़ा करते थे, पर महंगी ट्यूशन फीस और कॉलेज के दूसरे खर्चों के चलते उन्हें 6 महीनों में ही अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है। कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो कॉलेज जाते हैं, जहां पर वो अपनी मनपसंद क्लासेस अटेंड करते हैं। कैलीग्राफी की क्लास इनमें से एक होती है। सभी लेक्चरर्स को पता होता है कि जॉब्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसीलिए उन्हें कोई भी क्लास अटेंड करने से मना नहीं करता। पर जॉब्स कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस होते हैं, इसीलिए उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। कॉलेज में एक ग्रुप होता है जो स्पिरिचुअलिज्म की बातें करता है। स्टीव जॉब्स उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत जल्द वो अपने एक साथी के साथ हिंदुस्तान आ जाते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद ये दोनों अलग अलग शहरों में घूमते हैं। ये दोनों एक बुक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इस बुक का नाम होता है बी हेयर नाउ, जो कि बाबा रामदास ने लिखी होती है। इस जर्नी के दौरान स्टीव जॉब्स नशे का भी सेवन करते हैं। कुछ वक्त हिंदुस्तान में बिताने के बाद वो वापस कैलिफोर्निया चले जाते हैं, जहां पर वो एक वीडियो गेम डेवलपर कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी का नाम अटारी होता है और वक्त होता है सन 1976 का। स्टीव जॉब को यहाँ पर दूसरों का काम पसंद नहीं आता। वो काम को और भी अच्छे तरीके से करना चाहता है, पर स्टीव जॉब्स के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो सबको हैंडल कर सके। यहाँ पर जो कंपनी का हेड होता है वो स्टीव जॉब्स को कहता है कि मुझे पता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पर तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज तुम्हारे एग्रेसिव नेचर से परेशान हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं तो आप मुझे मेरा अपना प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं आपको सबसे बेहतरीन गेम बनाकर दिखाऊंगा। स्टीव जॉब्स के हेड कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इसके बदले हम तुम्हें $5000 देंगे। सन 1976 में ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। स्टीव जॉब्स अपने घर वापस आ जाता है और वो प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है, पर स्टीव जॉब इंजीनियर नहीं है, उन्हें कोडिंग, सर्किट डिजाइन ये सब करना नहीं आता। इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल कर कर बुलाते हैं, जिनका नाम स्टीव वोज़नियाक होता है। वोज़नियाक को कंप्यूटर कोडिंग, सर्किट बनाना सब कुछ आता है, और वो स्टीव जॉब्स के लिए गेम का एक बहुत ही अच्छा सर्किट बनाते हैं, जिससे एक बेहतरीन गेम बना पाते हैं। स्टीव जॉब्स जब बॉस को दिखाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद स्टीव जॉब्स अपने दोस्त वोज़नियाक के पास आता है। वो देखता है कि वोज़नियाक एक दूसरे सर्किट पर काम कर रहा है। वोज़नियाक स्टीव जॉब को बताता है कि वो एक ऐसा कीबोर्ड बना रहा है जो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल तो हो गई, साथ ही किसी टीवी या किसी भी डिस्प्ले के साथ इसे अटैच किया जा सकता है, जो कि उस वक्त में एक बहुत बड़ी बात थी। ये वो वक्त था जब लोग टाइपराइटर्स पर काम किया करते थे। स्टीव जॉब्स को वोज़नियाक का ये काम बहुत ही अट्रैक्ट करता है। वोज़नियाक बताता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, जिसका नाम HP है, वहां पर मैंने इस प्रोजेक्ट को दिखाया था, पर HP कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। स्टीव जॉब्स को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वोज़नियाक को कहता है कि हम होम ब्रू कंप्यूटर क्लब जाएंगे, जहां पर हम इसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये दोनों के दोनों उस तरफ चल पड़ते हैं, और जब ये गाड़ी में होते हैं तो ये अपनी कंपनी का नाम सोचने लगते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम होगा एप्पल, और यहाँ से इनकी कंपनी का नाम एप्पल पड़ जाता है। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं, जहां पर इनके प्रोजेक्ट पर लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। अपनी मशीन को डेमोन्स्ट्रेट करके स्टीव जॉब्स जब बाहर आते हैं तो उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम पॉल होता है। ये एक बिजनेसमैन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता है। वो स्टीव
जो कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। वो स्टीव जॉब्स को अपना कार्ड देता है और वहां से निकल जाता है। स्टीव जॉब्स उससे मिलने के लिए उसके शोरूम में जाता है। वॉल स्टीव जॉब्स को कहता है कि मैं तुमसे 50 यूनिट्स खरीदूंगा और एक यूनिट के मैं तुम्हें $500 दूंगा। इस तरह से इनकी कंपनी एप्पल को पहला काम मिलता है, पर इनके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये अपना काम शुरू कर सके। इसीलिए स्टीव जॉब्स के जो पिता होते हैं वो इन्हें अपना गराज देते हैं जहां से एप्पल कंपनी की शुरुआत हो जाती है। इन्हें 60 दिनों के अंदर अपना पूरा काम खत्म करना होगा, इसीलिए इन्हें और भी लोगों की जरूरत होती है। स्टीव जॉब्स अपने कुछ दोस्तों को लेकर आता है और ये सब के सब अब सर्किट बनाना शुरू करते हैं। ये वक्त पर अपने सर्किट बनाकर पॉल के पास पहुंच जाते हैं, पर जब पॉल सर्किट्स देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ सर्किट नहीं बल्कि पूरी मशीन चाहिए होती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल जाता है। वो आम इंसान है, ना कि कोई इंजीनियर। पॉल की बात सुनकर स्टीव जॉब्स ये फैसला करता है कि वो अब पूरी मशीन बनाएगा। वो अपनी टीम के साथ मिलकर अब पूरी मशीन बनाता है। इस मशीन का नाम रखा जाता है एप्पल 2। लेकिन अब इनकी कंपनी को फाइनेंसर्स की जरूरत है। स्टीव जॉब्स हर जगह कॉल करता है, पर उसे कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और एक दिन जब इस सब के सब घर के बाहर होते हैं, इनके सामने एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से एक आदमी उतरता है जिसका नाम होता है माइक को वॉज़निएक का और स्टीव जॉब का जो नया कंप्यूटर है जिसका नाम एप्पल 2 है वो बहुत पसंद आता है और वो इन्हें फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब सन 1977 में एप्पल 2 को वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में लॉन्च किया जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। दरअसल इस वक्त से पहले लोगों के पास अपने पर्सनल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। एप्पल 2 के लॉन्च होने के बाद अब एप्पल कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा अनछुआ मार्केट है जहां पर ये पूरी दुनिया को इस तरह के कंप्यूटर्स बेच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉब्स की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम बैनन है। वो जॉब्स के पास आती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली, वो प्रेग्नेंट है। जॉब्स इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ साफ मना कर देता है। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड पर यकीन भी नहीं करता। वो कहता है कि मैं इंडिया में था और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। वो अपनी टीम को बताते हैं कि लोग एप्पल इसलिए नहीं खरीदते कि ये सिर्फ एक अच्छी मशीन है, बल्कि लोग इसे इसलिए खरीदते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक सोशल स्टेटस सिंबल भी है और हमें इसे मेंटेन करना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टीव जॉब्स के साथ गुस्सा था। वो किसी को भी कभी भी नौकरी से निकाल देते थे, इसीलिए उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं था। वहीं उनकी गर्लफ्रेंड जो कि प्रेग्नेंट थी जिसका नाम ब्रेनन था, उसकी अब एक बेटी हो चुकी है जो कि स्टीव जॉब्स की बेटी है। इसीलिए वो अपनी बेटी का हक स्टीव जॉब्स से मांगना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी को उसके पिता का नाम मिले, पर जॉब्स साफ साफ अपनी बेटी को अपनाने से मना कर देते हैं। उनका ये कहना होता है कि वो उनकी बेटी है ही नहीं, जबकि अंदर से कहीं ना कहीं वो सच जानते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता है एप्पल कंपनी की ग्रोथ बढ़ती ही चली जाती है। सभी जानते हैं कि एप्पल कंपनी के बाद ही आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। उससे पहले कोई भी कंपनी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचती भी नहीं थी, पर अब सभी जानते हैं कि आने वाला वक्त पर्सनल कंप्यूटर का है, जब हर घर में हर एक इंसान के पास अपना अपना कंप्यूटर होगा। बोर्ड मेंबर स्टीव जॉब्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसीलिए वो जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा होता है जिसका नाम लीसा है, वो उसे उस प्रोग्राम से निकाल देते हैं। जब जॉब्स को ये बताया जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो कहता है कि लीसा मेरा प्रोग्राम है, इसे मैंने शुरू किया था, पर उसे बोर्ड मेंबर्स की बात माननी पड़ती है। एप्पल कंपनी में 2 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। एक लीसा जो खुद स्टीव जॉब्स ने शुरू किया था जिससे उसे निकाल दिया गया है, दूसरा होता है मैकिन्टॉश, और अब स्टीव जॉब्स को मैकिन्टॉश पर काम करना है। जब उस डिपार्टमेंट में जाता है तो वहां पर कोई भी काम नहीं कर रहा होता, सब आराम से बैठे होते हैं। दरअसल मैकिन्टॉश का जो प्रोजेक्ट होता है उससे सबका विश्वास उठ चुका होता है, पर अब स्टीव जॉब्स इसके हेड हैं, इसीलिए वो एक नई टीम बनाते हैं। वो जितने भी क्रिएटिव लोगों को, जितने भी टैलेंटेड लोगों को जानते थे, उन सब के पास जाते हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। साथ ही वो बोर्ड ऑफ मेंबर से मिलते हैं। उन्हें वो एक नाम सजेस्ट करते हैं, नाम होता है जॉन स्कली, जो कि पेप्सी कंपनी के सीईओ होते हैं। जॉन स्कली ने भी अपनी जिंदगी में बहुत अचीवमेंट्स हासिल की होती हैं
और वो मार्केटिंग जीनियस हैं। स्टीव जॉब्स के मुताबिक अगर वो एप्पल कंपनी में आ जाते हैं तो एप्पल कंपनी की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर उन्हें एप्पल कंपनी में लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पेप्सी के सीईओ हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है। पर फिर भी वो पेप्सी कंपनी को छोड़कर एप्पल कंपनी, जो कि उस वक्त इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी जितनी की आज है, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। वो सबको बताते हैं कि स्टीव जॉब्स मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इस मीठे सोडे को बेचना चाहते हैं या दुनिया बदलना चाहते हैं? अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ जाओ। और मैंने एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली। वहीं स्टीव जॉब्स अब दिन रात मैकिंटॉश पर काम करना शुरू कर देते हैं और वो इस मशीन को पूरा कर देते हैं। इसका वो एक बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन रखते हैं, पर मैकिंटॉश पूरी तरह से मार्केट में फेल हो जाता है, क्योंकि इसी वक्त में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने कंप्यूटर बना दिए होते हैं, जिसमें स्टीव जॉब के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल का वर्ड प्रोसेसर चुराकर अपने सिस्टम में डाल दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया वर्ड। इसीलिए स्टीव जॉब्स माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर होते हैं, जिनका नाम बिल गेट्स है, उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि वो उनके ऊपर केस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एप्पल के सॉफ्टवेयर को चुराया है। वहीं वॉजनिएक, जो कि स्टीव जॉब्स का सबसे अच्छा दोस्त है, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी, वो स्टीव जॉब्स के पास आता है और वो कहता है कि जिस तरह से हम पहले काम किया करते थे, अब शायद उस तरह से हम काम नहीं करते। मुझे याद भी नहीं है कि हमने आखिरी बार कब बात की थी। तुम अपनी दुनिया से शुरू होते हो और अपनी दुनिया में खत्म हो जाते हो। वो बताता है कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि न सिर्फ वो एप्पल कंपनी का को फाउंडर होता है, बल्कि वो इस कंपनी से दिल से जुड़ा भी हुआ होता है, साथ ही स्टीव जॉब्स से भी। पर जॉब्स के पास शायद किसी की दोस्ती के लिए कोई टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एप्पल कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो स्टीव जॉब्स से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो कभी भी किसी को भी जॉब से निकाल देता है। साथ ही जो उसका आखिरी प्रोजेक्ट था मैकिंटॉश, वो पूरी तरह से फेल हो चुका होता है। हालांकि स्टीव जॉब्स बताता भी है कि मैकिंटॉश के फेल होने का कारण सिर्फ रैम है। अगर हम रैम को अपग्रेड कर दें तो मार्केट में मैकिंटॉश सिस्टम की वैल्यू बढ़ सकती है और माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर से महंगा होने के बाद भी लोग उनके सिस्टम को खरीदेंगे। पर बोर्ड मेंबर को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया जाता है, उस कंपनी से जिस कंपनी को उसने एक गराज से शुरू किया था और आज वो दुनिया की जानी मानी कंपनी है। स्टीव जॉब्स को निकालने के बाद कंपनी का सीईओ स्कली को बना दिया जाता है, जिसे खुद स्टीव जॉब्स इस कंपनी में लेकर आया था। स्टीव जॉब्स जाने से पहले स्कली से कहता है कि मैं तुम्हें इस कंपनी में लेकर आया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जॉब्स वापस उसी गराज में जाता है जहां पर उसने अपने दोस्त वॉजनिएक के साथ एप्पल कंपनी शुरू की थी। वो पूरी तरह से टूट चुका है, पर स्टीव जॉब्स उन लोगों में से नहीं है जो जिंदगी में हार मान जाते हैं। सन 1985 में जिस साल उसे एप्पल कंपनी से निकाला गया, उसी साल उसने अपनी एक दूसरी कंपनी शुरू की। इस कंपनी का नाम वो रखता है नेक्स्ट। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 11 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है सन 1996 का। यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टीव जॉब्स की जो गर्लफ्रेंड थी, जिससे उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लीसा है, अब वो भी स्टीव जॉब्स के साथ रहती है। साथ ही स्टीव जॉब्स ने शादी भी कर ली है और उसके 2 बच्चे और हैं। वहीं दूसरी तरफ जब से एप्पल कंपनी को स्टीव जॉब्स ने छोड़ा था, उसके मार्केट में शेयर्स लगातार कम हो रहे थे, यानी कि उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू थी अब वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से स्टीव जॉब्स के रहते हुए थी। साथ ही स्कली जो कि कंपनी का सीईओ था, उसे भी एप्पल कंपनी से हटा दिया जाता है और अब एप्पल कंपनी का नया सीईओ है जिसका नाम गिल है। वो स्टीव जॉब्स के पास जाता है। साथ ही यहाँ पर एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स की जो नई कंपनी होती है जिसका नाम नेक्स्ट है, उसे खरीद लेती है। गिल स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। स्टीव जॉब्स बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वहां पर जाता है और वो कहता है कि मुझे पूरी अथॉरिटी चाहिए। यहाँ पर जो बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो जानते हैं कि एप्पल कंपनी को स्टीव जॉब्स की अब जरूरत है, इसीलिए गिल को हटाकर स्टीव जॉब्स को कंपनी का नया सीईओ बना दिया जाता है। सीईओ बनने के बाद स्टीव जॉब्स अपने एक पुराने दोस्त को, जिसका नाम माइक होता है, माइक वही है जिसने एप्पल कंपनी के लिए सबसे पहले फंडिंग की थी जब एप्पल कंपनी एक गराज में थी। उसके बाद माइक एप्पल कंपनी का 1/3 पार्टनर बन गया था। स्टीव जॉब्स माइक को भी निकाल देता है, क्योंकि आज से 11 साल पहले जब स्टीव जॉब्स को माइक की जरूरत थी तो उसने जॉब्स के फेवर में वोटिंग नहीं की थी। हालांकि माइक को जॉब्स एक अच्छी खासी रकम भी देता है।
और इस तरह से एप्पल कंपनी जो पिछले कई सालों से मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, अब मार्केट में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है। स्टीव जॉब्स अपने पूरे करियर में जिन चीजों के को क्रिएटर रहे वो है मैकिंटॉश, आईपॉड, आईफोन, आईपैड और फर्स्ट एप्पल स्टोर। तो ये थी कहानी स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी। वो न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने, बल्कि वो कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स की दुनिया में एक ऐसी क्रांति लेकर आए जिसे दुनिया कभी भी नहीं भूल सकती। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी